जिन्स का पहाड़ तीसरी किस्त। और फिर बात यहाँ पर ठहरी नहीं थी। फूफी की नुदरत को खूब पीट लेने के बाद अंदर कमरे में जाकर न जाने फूफा से क्या कहा सुनी हुई थी कि फिर अगले ही दिन फूफी ने नुदरत का सामान बांधा और उसी शहर में मौजूद दादी दादा के घर जा पहुंची थी। ये हरा भरा घर, नुदरत की दो गैर शादीशुदा फूफियां, तीन चचा अभी कंवारे थे, दादी दादा के साथ रहते थे। नुदरत को फूफी के साथ आते देखकर वहां हैरान तो सभी नजर आ रहे थे, मगर खुशी सी किसी के चेहरे पर न थी। और यही सवाल हमेशा नुदरत को दिल ही दिल में परेशान करता था कि आखिर क्यों उसकी अम्मी, हत्ता के बहन भाइयों के साथ ददयाल के ताल्लुक में कभी लहू के रिश्तों से गर्मजोशी दिखाई न देती थी। फूफी के सभी घर वालों के साथ कुछ घंटों की खुसर पुसर के बाद यही नतीजा सुनने को मिला था कि नुदरत अब दादी और दादा के घर पर रहेगी और स्कूल दूर हो जाने के सबब छोड़ने और ले जाने की जिम्मेदारी चचाओं पर डाली जाएगी। नुदरत ने सुकून का सांस लिया था। इसके लिए तो इतना ही बहुत था कि तालीम नहीं छूटी थी। सिलसिला फिर वहीं से शुरू हुआ था। घर के कामों में हाथ बटाना, स्कूल जाना। हाँ, फर्क इतना था कि यहाँ पुप्पी, हमाद और किरण नहीं थे, मगर यहाँ तो बहुत बड़ा खानदान था। रिश्तेदारों का भी हर वक्त आना जाना लगा रहता था और काम जो कभी खत्म ही ना होते थे। होमवर्क में चचाओं की मदद भी अक्सर मिल तो जाती थी। मजहबी घराना था जहाँ 5 वक्त की नमाज और 2 वक्त तलावत कुरान के फर्दन फर्दन चार्ट बनते थे। सभी फूफियां हफ्तावार तरबियती इजलास की खसूसी मेंबरान थी और सभी चचा अक्सर रात भर मस्जिदों के पहरों पर ड्यूटी करते थे और दिन भर लंबी तान कर सोते थे। हाँ, मगर जिसने जिस मस्जिद में ड्यूटी दी हो, उसको मिले सवाब के तज़किरों के साथ नमाज की छूट पर कोई पकड़ न होती थी। खास रायत दी जाती थी और दिन भर खातर मदारत अलग की जाती थी, वरना एक भी नमाज कज़ा होने की सूरत में नीम की लचकदार छड़ी के जिस्म पर जगह जगह निशान और दिन भर हाय हाय की मुंह से निकलती कराहें दूसरों को इबरत दिलाती और इस पर तो वक्त की रोटी से महरूमी दोबारा ऐसी गलती का सोचने भी न देती थी। नुदरत को भी अब इन सब की आदत सी होने लगी थी। छुट्टी का दिन था। नाश्ते में हाथ बटाने से फारिग होती हुई जब दादी ने सभी कमरों की बेतरतीबी दूर करने की जिम्मेदारी भी नुदरत के नाजुक कंधों पर डाल दी, इसे निभाने की कोशिश में लगी बारी बारी सबके कमरों में जाती, इधर उधर बिखरी चीजों को समेटती हुई चचाओं के कमरे में गई। इंतहा की बेतरतीबी के सबब उससे चीजों की तरतीब को समझना भी खासा मुश्किल था। अलमारियों से कपड़े बाहर तो गंदे अंडरवियर्स का बदबूदार ढेर बेड के नीचे छुपाया गया था। मेज की खुली दराजें तो अलमारियों के खुले मुंह, किधर से सिरा पकड़े। इसी सोच में दादी से मदद मांगने को लपकी कि मेज पर पड़े कागजात का ढेर उसका हाथ लगते ही जमीन पर आ रहा। जल्दी उठाया, वापस रखा कि एक खाकी लिफाफे में से तस्वीरों के नेगेटिव्स उसके हाथों से फिसलते हुए जमीन पर बिखर गए। किसकी तस्वीरें हैं? एक तजस्सुस सा था। नेगेटिव्स उठाए और वहीं बैठकर शौक से देखकर पहचानने की कोशिश करने लगी, मगर ये क्या, उसका रंग फक हो गया था। सभी नेगेटिव्स में जो चचा फारूक का हुलिया जाना पहचाना सा था, बाकी उन्हीं के हम उम्र नौजवान लड़कों का ग्रुप था जिनके जिस्म पर एक भी कपड़ा न था। हर तस्वीर और नेगेटिव में नंगापन था, जहां हर नौजवान लड़के ने दूसरे के मर्दाना उज़्व को हाथों में थाम रखा था। जिनमें जगह का तनाजुर किसी मस्जिद का सा महसूस हो रहा था और न जाने क्या था, आंखों के आगे अंधेरा सा छाने लगा। जिस्म सर्द लहरों की ताब न ला सका और उससे मजीद देखा न गया। तस्वीरों और सभी नेगेटिव्स को वहीं छोड़कर दौड़ती हुई वापस अपने कमरे में आ छुपी थी। और फिर यूं ही दिन गुजरते चले जा रहे थे कि एक दिन यूं ही मौसम की तब्दीली से नुदरत को तबीयत में कुछ सुस्ती सी महसूस हो रही थी। अभी वापस आकर स्कूल का यूनिफॉर्म भी ना उतारा था कि आंखें नींद से बोझल होने लगी। ऐसे ही जरा सुस्ताने को सर तकिए पर रखा कि न जाने कब आंख लग गई और जब हड़बड़ा कर उठी तो दादा के हाथ में पकड़ी नीम की छड़ी उसके नाजुक बदन पर अपने निशान छोड़ चुकी थी।
عصر کی نماز آج اس سے بھی قضا ہو چکی تھی۔ درد سے نڈھال ہونے کے باوجود مغرب کی نماز ادا کی اور پھر کسی بھیانک مجرم کی طرح سبھی کی خونخوار نظروں سے بچتی، ادھر ادھر منہ چھپاتی اپنے اماں ابا کو یاد کر کے رات کے کھانے کی جگہ بہتے ہوئے آنسو پینے میں لگ گئی۔ بھوک سے بلبلاتے معدے سے کہیں زیادہ چھڑی کے درد سے جسم نڈھال ہو رہا تھا۔ خود کو گھسیٹتی ہوئی گھر کے پرانے سامان سے بھرے ایک ویران سے کمرے کے ننگے فرش پر جا لیٹی اور یوں ہی روتے روتے پھر سے اس کی آنکھ لگ گئی تھی، مگر اب کہ اس کی آنکھ قیامت سے بچتے بگل کی مانے دادا کی ہاتھ میں پکڑی نیم کی چھڑی سے نہیں بلکہ جسم میں اٹھتی ایک سرد سی لہر سے کھلی تھی۔ ایک بار پھر وہی اجنبی سا احساس اس پر غالب تھا۔ چاروں طرف چھائے ہلکے ہلکے اندھیرے کے باوجود فاروق چچا کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر وہ بہت گھبرا گئی تھی، مگر کچھ بھی سمجھنے سے قاصر تھی۔ حیرانی سے چچا کو دیکھتے ہوئے فرشتے اٹھنے کی کوشش میں جسم سے نکلتی درد سے کرہ اٹھی۔ فاروق چچا نے فوری اس کا ہاتھ پکڑ کر واپس فرش پر لٹا دیا اور عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے گہری سانسیں لیتے اپنے ہاتھوں سے ندرت کی کمر سے قمیض اوپر اٹھاتے اس کے جسم پر ایسے ہاتھ پھیرنے لگے کہ ندرت کے لیے پھپھا اور چچا کے درمیان فرق محسوس کرنا ناممکن سا بن کر رہ گیا تھا۔